अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अदब के साथ के सीज़न 2 के साथ डॉक्टर अदनान खालिद आपके सामने पेश है। आज की मेहमान एक बहुत मल्टी टैलेंटेड ख़ातून हैं और ये अफ़सरी के साथ-साथ शायरी के शोबे में पेश हैं। आपकी हमजहत शख्सियत है और इस शख्सियत में हर एक पहलू में बेइंतहा निखार पाया जाता है और मैं इनके साथ बहुत एसोसिएट करता हूँ क्योंकि हम भी सेकंड जनरेशन पोइट्स हैं और मेरी आज की मेहमान हैं साइमा आफ्ताब। ये डायरेक्टर कस्टम्स हैं और इसके साथ साथ मुल्क के अजीम की एक माया नाज शायरा हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे मदऊ करने का। लाइकवाइज जी, बहुत जबरदस्त। जैसे मैंने कहा कि हम दोनों सेकंड जनरेशन पोइट्स हैं और आपके वालिद साहब पीर आफ्ताब शाह साहब, जिनकी कुलियात अभी अनकरीब छपने वाली है, वो भी एक बहुत आला पाए के शायर थे और इसके साथ साथ CSP ऑफिसर भी थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ। मेरे वालिद साहब CSP ऑफिसर हैं और शायर हैं और ये चीज़ हम दोनों में कॉमन है। तो मेरा इस चीज़ से बड़ा इंटरेस्ट होता है कि वो क्या एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे गुजर के एक शायर की औलाद शायरी की तरफ आती है, क्योंकि हमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। तो आप कुछ अवाइल के हवाले से बताइएगा कि शेर की तरफ आपका रुझान किस तरीके से हुआ? आप ये बात कर रहे थे तो मैं यही बात ही रिलेट कर रही थी कि जाहिर है जब सेकंड जनरेशन आती है तो मुझे ये लगता है कि वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस उस तरह से तो आप डिफाइन उसको लेटर स्टेज पे शायद कर पाए, लेकिन शुरू में तो आपको एहसास भी नहीं होता क्योंकि शोरा आ जा रहे होते हैं आपके घर में, बचपन से आप देख रहे होते हैं शेर व शायरी घर में होते हुए, पढ़े जाते हुए, उसके महफिलें मुनक्किद होते हुए। तो वो एक तरह से मुझे लगता है आपकी ओरिएंटेशन उस चीज से या एक अटैचमेंट सी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है अनकॉन्शियसली उसके बारे में। और फिर मेरा ख्याल है कि शायद कोई इसमें जिसको कहते हैं कि हेरिडिटरी या जेनेटिक्स का भी कोई ऐसा आपका रुझान होता है कि जी फिर आप भी उस तरफ कुछ ना कुछ तबाज़माई की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बचपन में तो अब्बू को देखती रही, अब्बू के मुशायरे, और अब्बू की आदत ये होती थी कि अब्बू जब कोई गजल या कोई शेर लिख लेते थे तो पूरे घर में फिर सबको वो सुनाते थे और उसे गुनगुना के फिर रहे हैं पूरे घर में, और वो एक माहौल सा जैसे आप समझे कि बना हुआ है कि जी अब शेर हो रहे हैं और अब्बू जो है उस कैफियत में फिर रहे हैं, सब जगह पर सुना रहे हैं हर एक को, और फिर उसमें अगला शेर हुआ है तो फिर उठ के आ जाएंगे आपको बताने के लिए कि ये अब हो गया, इस तरह से हो गया। तो वो मेरे ख्याल है उस तरह की एक तरबियत जो आपकी होती जाती है या एक बचपन में आप चीज देख के उसके साथ एक आपकी एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। तो मैं ये इसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस अगर आप कहें तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ। और 9th 10th में मैंने जब पहली दफा सोचा कि कुछ मिसरे या कुछ शेर लिखने की कोशिश या नज्म लिखने की कोशिश, तो वो फिर जाहिर है उसमें इंकरेजमेंट बहुत मिलती है। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई शायर या शायरा हो तो वो इस बात को इंकरेज करते हैं, अगरचे दूसरा पार्टनर डिस्करेज करता है। यानी मेरी अम्मी कोई इतनी खास जो है खुश नहीं हुई थी इस डेवलपमेंट पे, लेकिन अब्बू ने बहुत मुझे इनकरेज भी किया, इस्लाह भी की, और इस तरह से ना उनको वजह से कि उनको खुशी हुई इस बात की। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक से आपका शायद तजर्बा मुख्तलिफ हो मुझसे, लेकिन मेरा इस तरह का। इस जमने ये बताइएगा कि जब आप स्कूल में होते हैं और स्कूल में आपके जो उर्दू के टीचर्स हैं उनको इस बात का इदराक होता है कि आपके वालिद या वालिदा शायरा हैं या शायर हैं, तो क्या उसमें एक अनवांटेड प्रेशर हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर, या आप ऐसे किसी मरहले से गुजरी हैं जहां पे ये तो तय ही पाया गया कि जी अब चूंकि इनके वालिद साहब जो हैं वो पीर आफ्ताब शाह साहब हैं तो इनकी उर्दू तो अच्छी ही होगी और फिर कॉम्पिटिशन्स में ये जाएंगी? नहीं, ऐसा मेरा ये ख्याल है कि हम मेरे स्कूल वालों को अब्बू के बारे में इल्म नहीं था, कॉलेज वालों में कुछ लोगों को इल्म था। उर्दू के उस जमाने में टीचर भी बहुत मेरा ख्याल है कि शानदार और जबरदस्त खुद भी हुआ करते थे, और वो इन इटसेल्फ एक हमारे लिए इंस्पिरेशन होते थे कि इतनी अच्छी उनकी उर्दू, इतनी अच्छी उनकी इमला, बोलना और पढ़ाना और सिखाना भी जो है वो एक लेवल का था।
मेरे मैट्रिक में जो टीचर थे वो भी सर यूनुस उनका नाम था, बहुत ही वो उर्दू में प्रोफिशिएंट थे, तो वो बहुत ज्यादा उनकी अच्छी ग्रिप थी जुबान के ऊपर और इस तरह से वो इनकरेज करते थे। और दूसरा मुझे ये लगता है कि मेरी उर्दू फिर उनसे तरबियत लेकर और घर से तरबियत लेके उस तरह का ना मुझे कंपटीशन लेना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी उर्दू बेहतर ही थी और मतलब उर्दू के टॉप स्टूडेंट्स में मैं 9th-10th में भी थी। और बाद में कॉलेज में जब कंपटीशन हुए तो मुझे खुद ही तहरीक हुई। जैसे आपको याद होगा कि कॉलेजेस में तरह मिसरा एक नोटिस बोर्ड पे लग जाता था कि फलान इंटर कॉलेजिएट मुशायरा है, ये नज्म का उन्वान होगा और ये तरह मिसरा होगा। तो इस तरह मैंने भी नोटिस बोर्ड से ही देख के शुरू किया कि जी तरह मिसरा पे गजल कहना शुरू करें, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में जाएं। तो टीचर इनकरेज करते रहे बहुत और फैमिली की तरफ से भी इनकरेज हुआ। तो मेरा ख्याल है कंपटीशन भी मैंने खुद शुरू किया, यानी कि इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेना भी मेरी अपनी एक इनिशिएटिव था। यानी कि शायरी जो है उसने तो पहल ले ली आपके प्रोफेशनल जो सेटअप के अंदर। उसके बाद फिर ये जो सीएसपी बनने की जो जर्नी थी, वो मैं कहीं सुन रहा था कि आपने कहा मुझे लगता था कि डॉक्टर बनने से सीएसपी ऑफिसर बनना, सिविल सर्विसेज का ऑफिसर बनना वो निस्बतन आसान और शॉर्टकट है। तो वो क्या सिर्फ यही तहरीक थी या ऐसा भी था कि घर वालों की तरफ से एक प्रेशर था कि जी क्योंकि ये पहले काम हुआ हुआ है घर में और चूंकि इसके समरात भी देखे गए हैं तो इसलिए यही करना है? हाँ जी, वो मैं बात यही से शुरू कर लेती हूँ, सम्राट से ही। एक्चुअली सम्राट तो कोई अच्छे नहीं देखे गए, क्योंकि अबू भी मज़ाहमती शायरी करते थे ज्यादा और शायर चूंकि इतने दुनियादार नहीं होते बाय डिफॉल्ट ही, तो वो नौकरी करने के भी वो जो सारे एक लवाजमात एक कामयाब सरकारी अफसर में पाकिस्तान के हवाले से गिने जाते हैं, वो भी उनमें कम थे। तो नौकरी में तो अबू ने कोई ऐसा खास, मैं ये कहूँ कि जी बहुत ज्यादा उन्होंने किसी ऐसी चीज का सहारा लिया हो कि जिससे हम कहें हम बेनिफिशियरीज रहे, तो वो तो मामला नहीं था। बल्कि उल्टा नौकरी से अबू इस कदर बदजन थे कि जब सीएसएस में ग्रुप रखने का एक मरहला आया कि सर्विस ग्रुप कौन सा इंतखाब किया जाए या चॉइस दी जाए, तो अबू इसके बहुत खिलाफ थे कि डीएमजी मत देना, क्योंकि डीएमजी में उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से वो ये जरूर कहते थे कि कोई और सर्विस ग्रुप रख लो, लेकिन डीएमजी जो है ना इसको मत रखना, ये बहुत मुश्किल तुम्हारे लिए हो जाएगी नौकरी। और जहां तक ये ख्याल है कि मैंने अपनी लाइन जैसे चेंज की, तो मैट्रिक तक मेरा ये ख्याल था कि मैं डॉक्टर बनूंगी या डॉक्टर बनना चाहूंगी। मैट्रिक के बाद मुझे ये लगा कि ये इतना लंबा रूट है, डॉक्टरी, स्पेशलाइजेशन, फिर आगे जाके एक पूरा मतलब एक 10-12 साल की एक जदोजहद है, और उसकी निस्बत मेरा ये ख्याल था कि मैं चेंज कर लूं अपनी लाइन और मैं जनरल साइंसेज ग्रुप की तरफ आ गई। उसमें भी मेरे ऊपर बिल्कुल जिसको आप कहेंगे ना कोई प्रेशर उस सच जनरेट नहीं हुआ, बल्कि मेरी मदर की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनती। और जब मैंने मैट्रिक के बाद ऐलान किया कि मैं अब साइंसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, तो काफी वो बल्कि दिल गिरफ्तार हुई इस बात पे कि जी अब साइंसेस नहीं रखी जाएंगी और जनरल साइंस ग्रुप ये लेना चाह रही है। तो बहरहाल उन्होंने मुखालफत नहीं की और मैंने फिर जनरल साइंसेज में ही अपनी आगे डिग्रियां कंप्लीट की और सीएसएस किया। उसका ये फायदा हुआ कि फिर जल्दी सीएसएस हो गया और आई एंटर्ड द सर्विस एट अ वेरी यंग एज। आई वाज द यंगेस्ट प्रोबेशनर ऑफ माय बैच और उसका ये एक हो गया कि लाइन जल्दी से जो है सेट हो गई। अगरचे ये आप कह सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन जरूर आई कि जी सिविल सर्विसेज एक स्टेबल और आई शुड से ऑनरेबल सोर्स ऑफ आपके लिए इनकम है, सोशल स्टैंडिंग है, एक आपकी अगर पाकिस्तान में रहना है तो जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतर जॉब जो है वो सिविल सर्विसेज है, ये जहन में जरूर था। जी अच्छा, अब ये कि अफसर या शायर, व्हाट इज योर ट्रू कॉलिंग? आप पहले क्या तस्वुर करती हैं? और जैसे फॉर एग्जाम्पल एट टाइम्स आई फील कि प्रोफेशनली मैं उतना ज्यादा स्ट्राइव नहीं करता टू बिकम बेटर जितना एज अ पोएट आई फील लाइक आई शुड स्ट्राइव टू बिकम बेटर बिकॉज आई फील कि देयर इज मार्जिन। तो आपको कैसे लगता है कि इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में मुश्किल काम है, शेर कहना भी एक मुश्किल काम है और अफसरी भी रहना एक बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली आपकी फील्ड में तो काफी ज्यादा। जी आपका कहना बिल्कुल बजा है। चूंकि मैं तो वो कहूंगी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जमाने के हिसाब से जो चीज मेरी जिंदगी में पहले आई
वही मेरी ट्रू कॉलिंग है। जैसे कि शायरी मैंने पहले तवाज़माई इस पे शुरू की, शेर कहने पहले शुरू किए, नज्म कहनी शुरू की, तो मैं ये कहूंगी कि शायरी पहली जो है कॉलिंग है मेरी, और नौकरी उसके बाद मेरी जिंदगी में जैसे दाखिल हुई है। तो मैं ये कहूंगी कि वही आप वाली बात जैसे आपने कही है कि एक शायर जो है वो चीजों को चूंकि एक अपने अलग मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखता है, दुनियादारी के पर्सपेक्टिव से देखता नहीं, समहाउ उसमें उस तरह के मटेरियलिज्म की या एम्बिशन की भी कमी होती है जिस तरह की कट थ्रोट आप देख रहे होते हैं कि नौकरियों के लिए या कारोबार के लिए लोगों में मौजूद होता है। तो फिर यकीनन नौकरी में उस तरह से आप ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, और चूंकि आपके पास आपकी एक इनर वॉइस है जिसको आप शेर की सूरत में ढालना चाहते हैं, उस पे आप उसमें अपने आप को फाइन ट्यून करना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि शायरी उसमें जो है अव्वलीन तरजीह लेती है कि उसमें मार्जिन भी है, उसमें आपको किसी का जो है गर्दन उतार के आगे नहीं बढ़ना पड़ता, किसी की टांग खींच के आगे नहीं बढ़ना पड़ता, आप अपनी मेहनत के बल पे कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। और दूसरा ये होता है कि नौकरी में अपने आप को मनवाना भी जाहिर है, बीइंग अ लेडी एक डबल मुश्किल काम है। मर्दों को आमतौर पे समझा जाता है कि वो कैरियर ओरिएंटेड हैं, वो सीरियस हैं अपने कैरियर के बारे में और मेहनत पुट इन कर रहे हैं। खवातीन के बारे में जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था तो काफी सारी एक रिजर्वेशंस भी इस हवाले से होती थी कि बस जी ये आ तो जाती हैं, फिर इनसे मैनेज नहीं होती चीजें, और घर भी नहीं, और वर्क लाइफ बैलेंस समहाउ इनका खराब रहता है। लेकिन ये कि उसको मनवाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ी, और आपको भी, आपके वालिद भी IRS में रहे हैं, मैं कस्टम्स में, तो FBR की नौकरी भी काफी मुश्किल है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, टेक्निकल है नौकरी बहुत ज्यादा, लॉ का उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस है, कैलकुलेशंस वगैरह और इस तरह की काफी मसाइल हैं। तो उसमें भी बनवाने के लिए मेहनत करनी पड़ी, डबल मेहनत करनी पड़ी। फिर ये उसमें एक मेरा जरूर हुआ कि शुरू में मैंने कुछ साल जो है अपनी नौकरी को दिए, और शायरी को आप जैसे समझें कि बैक बर्नर पे रखा, उस तरह से उसको मैं लेकर चल नहीं सकी कि जैसे नौकरी से पहले मैं कुछ कॉलेजेस में, और उसको एक रेगुलर फीचर था वो मेरी जिंदगी का, थोड़ा सा उसको बैक बर्नर पे मुझे कुछ साल रखना पड़ा। फिर जब जॉब में भी एक स्टेबिलिटी हो गई, आप जिस तरह से आप एक रिप्यूट बिल्ड होती है वो आपकी हो गई, काम की समझ आ गई, थोड़ा सीनियर आप हो गए, अगले ग्रेड्स में चले गए, तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा शायरी को टेकअप किया। और मुझे लगता है कि ये बेहतर इसलिए हुआ कि मैच्योरिटी का भी एक लेवल वो हो गया कि जिसमें आप मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से चीजों को फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड भी कर सकते हैं, और जिंदगी के ऐसे तजुर्बात भी आपके रास्ते में आते जाते हैं जो अच्छी शायरी के लिए आपको तहरीक देते हैं। अच्छा, एक तो ये कि अफसरी आपको शायरी में मदद करती है, क्योंकि आपको पता है मुशायरा एक बहुत इस वक्त हॉट टॉपिक रहता है, और लोग मुशायरे में मदऊ होना निस्बतन मुश्किल समझते हैं, वो कोशिश करते हैं उसके लिए उनको बाकायदा लॉबिंग भी करनी पड़ती है। तो क्या अफसर होना उस सारी मेहनत से बचा लेता है या इसका कोई इफेक्ट नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि शायरी और मुशायरा तो दो अलग अलग चीजें हो गई। जब आप कहते हैं कि शायरी में अफसरी मुमिद होती है, तो अफसरी तो उसकी रुकावट का बायस जरूर बन सकती है, उसमें ताउन या मदद नहीं कर सकती, क्योंकि कई दफा आप अपने शेर पे मेहनत करना चाह रहे हैं। जैसे अब मैं अपनी किताब पिछले 5 साल से कंपाइल करना चाह रही हूँ, उसको लाना चाह रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर दफ्तर की मसरूफियत की वजह से मुझे इतना वक्त नहीं मिल पा रहा कि मैं उसको एक अपनी तसल्ली के मुताबिक अपने हाथ से गुजार लूं ताकि आगे किसी को मैं पब्लिश के लिए दे दूं। तो मेरा तो ख्याल है कि अफसरी जो है इसके आड़े आती है अगर आपने अपनी शायरी में ज्यादा आगे बढ़ना है, उसको फाइन ट्यून करना है, उसमें अपनी निखार लेकर आना है और उस तरह से उस पर तवज्जो देनी है, तो वो आपको डाइवर्ट करती है उससे, एक आपको डिस्ट्रैक्शन का आपके लिए, या एक आई शुड से इट्स काइंड ऑफ अ हिंड्रेंस इन योर क्रिएटिव जो आपकी एक स्ट्रीक होती है उसमें वो खराबी का बायस है नौकरी। हाँ, जहां तक मुशायरों की बात आप कर रहे हैं, मुशायरों में इस तरह की इंप्रेशन लोगों को होते हैं कि अफसरान को इजीली मुशायरे मिल जाते हैं, लोग मदऊ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ किस्म के काम उन अफसरान से पढ़ते रहते हैं लेटर ऑन, तो वो काइंड ऑफ ऑब्लाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता भी है, कुछ मौकों पे ऐसा होता भी होगा, लेकिन ये है कि मेरी ये कोशिश होती है, जब से मैं शेरी मंजरनामे पे थोड़ी बहुत मैंने मुशायरों में शरीक होके या नशिस्तों में शरीक होके आने की कोशिश की है, मेरी एक कॉन्शियस
और मैं कहूँगी शौरी कोशिश, ये एक बहुत ज्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ, सही कर रही हूँ इस मामले में, और एफर्ट कर रही हूँ कि मैं किसी भी ग्रुप के साथ अपने आप को एसोसिएट ना करूं, और बल्कि अफसर होने की वजह से मुझे एक ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर मैं किसी को इनकार कर दूं अपनी जेन्युइन मजबूरी की वजह से कि मैं नहीं आ पा रही हूँ मुशायरे में, तो वो नॉर्मली इस तरह का जरूर इंप्रेशन लेते हैं कि ये अफसर है तो इस वजह से हमें इसने मुशायरे के लिए मना कर दिया या नशिस्त में आने से मना कर दिया। वो एक नेगेटिव जरूर मेरे लिए एक चीज आ जाती है उसमें। और इस बात से भी इनकार मैं नहीं करूंगी कि कुछ लोगों की कोशिश होती है कि वो इस तरह से आपको अकोमोडेट कर सके या ऑब्लाइज कर सके, आपको बुलाकर, ऐसी भी दावतें आती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब्बू की वजह से मुझे ये बहुत फायदा है कि अब्बू के तमाम सीनियर शुरा जो हैं वो किसी न किसी तरह अब्बू से उनकी वाकफियत थी, वो उनको जानते थे बतौर शायर भी, तो वो उस तरह से मेरा एक जो लिंक उनसे एस्टेब्लिश हुआ वो शायद नौकरी से बाहर रह के हुआ, और उसमें नौकरी इतनी बड़ी मेरी जो या अफसरी है वो इतनी बड़ी कंसिडरेशन रही नहीं लेटर ऑन। अच्छा, अभी ये आप जिक्र कर रही थी इस चीज का कि लॉबिंग या ग्रुप्स, तो मुझे ये बात बताएं कि अगर आप जेन्युइनली किसी हम असर शायर को या अपने से सीनियर शायर को जो हयात है, अगर आप जेन्युइनली उनका शेर पसंद करते हैं और अगर उस जेन्युइन पसंदीदगी की वजह से आप उनकी महफिलों का हिस्सा भी बनते हैं या आप जाके उनसे बात करते हैं या उनसे सीखना चाहते हैं, तो वो अज्यूम कर लिया जाता है कि आप उस ग्रुप बंदी का हिस्सा हैं और उसकी वजह से बहुत से लोग आपसे खफा हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज से खुद को रोकने के बजाय इसको इग्नोर करना चाहिए? मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है कि मैं तो बल्कि जब भी कोई गुफ्तगू होती है तो मैं ये कहती हूँ कि जी शायर के पीछे हम नहीं जा रहे होते, हम शेर के पीछे हैं। असल में जो हम शायर लोग हैं, हम अच्छे शेर की तलाश में हैं। हम जहां भी जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि हम अपना कलाम सुना के आए, अपना कलाम तो जाहिर है हम उससे वाकिफ हैं, हम उसकी तमाम हमें उसके बारे में मालूमात है। हम एक अच्छा शेर सुनने जाते हैं, हम कोई अच्छा कलाम सुनने जाते हैं, और वो भी शायर से डिसोसिएट होके कि किस किस्म के हैं। लेकिन ये जरूर है कि इंसान है हम, ये इंसानी फितरत है कि जिनसे आपकी हम मिजाजी होती है, जिन शायरों की तबीयत आपको पसंद आती है, जिनकी आपको सोबत पसंद आती है, आप उनसे ज्यादा मिलना चाहते हैं, उन्हीं की महफिलों में ज्यादा नजर भी आते हैं। अब उसको लोग जाहिर है ग्रुपबंदी का भी मामला कह देते हैं या वो जानबूझ के आपको टैग करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए और एक कॉन्शियस एफर्ट ये भी करनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ किस्म के ग्रुपों में भी आपकी रिप्रेजेंटेशन कभी ना कभी होती रहे, सो दैट आप बिल्कुल ही जो है अपने आप को एसोसिएट अगर ना भी करें तो ये ज्यादा एक बेहतर, इससे आपको ज्यादा बेहतर शेर सुनने को मिलेंगे मुख्तलिफ महाफिल में जाके। मुझे ये लगता है कि ये कन्वीनियंट तो बहुत होता है कि हम 8-10 या 10-15 शायर आपस में निशिस्त कर लें, और लेकिन फिर उससे यकसानियत आती जाती है लेटर ऑन, और उस तरह से फिर आप ग्रो नहीं कर पा रहे होते, मुख्तलिफ चीजों से लर्न नहीं कर पा रहे होते। अच्छा साइमा जी, ये बताइएगा कि जो पुराने शोरा हैं हमारे कुदमा में से, उनमें से आपको कौन से शायर पसंद है? और आपकी शायरी में, क्योंकि ये जरूरी है कि जब इंसान शेर कहता है तो उसकी किसी ना किसी से इंस्पिरेशन हो। जब तक आप किसी एक असलूब को या 2-3 असालीब को नहीं उनका मुताला करेंगे तो तब तक आपके अंदर वो कोई चीज कल्टिवेट नहीं हो सकती। तो पुराने शोरा में से सीनियर जो हमारे पुराने कदीम शोरा हैं, उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनसे आपने असर लिया या जो आपके महबूब शायर? मैं जब जाहिर है एक टीन एज में आप समझ लें या कॉलेज एज में या शुरू की शायरी में जो है वो उस वक्त चूंकि गालिब का बहुत ज्यादा गलबा था, आई शुड से नस्लों के ऊपर के, उनका बहुत ज्यादा तज़किरा, उनको तो जिक्र किए बगैर गजल का नहीं मुकम्मल हो सकती बात। तो उनकी बहुत दीवान भी मुझे काफी हद तक याद था, उनसे इंस्पिरेशन भी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जब मीर को थोड़ा सा पढ़ा तो मेरा टिल्ट तो मीर की तरफ यानी ज्यादा आप समझने के हो गया। मुझे उनका अंदाजे बयां और थोड़ा सा उनकी जो एक आजिज़ी और वो है ना उनकी तमाम मिसरे में, और जिस तरह से उनकी बुनत है मिसरों की, और जिस तरह से वो एक आई शुड से कि एक आशिक को जिस तरह होना चाहिए उसकी जो सारी डिपिक्शन है वो मीर के पास मुझे ऐसे लगता है कि एक मुकम्मल आशिक की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वहां पे मुझे मिलते हैं।
गालिब की शायरी में फलसफा है, लेकिन ताली भी गालिब की शायरी में जो है वो थोड़ी अना का आंसर जो है वो ज्यादा। फिर जब मैच्योरिटी आती गई जिंदगी में तो मुझे लगा कि अगर शायरी आशिकी की लाइन पर आपने रोमानवी शायरी करनी है या तो वो उसके लिए मीर तकी मुझे ज्यादा फिर उनका असलूब अब मुतासिर करता है गालिब की निस्बत। पहले मुझे गालिब ज्यादा पसंद हुआ करते थे। और दौरे हाजिर के शोरा में आप किनको पसंद करते हैं? दौरे हाजिर के शोरा में फिर वही बात आ जाती है कि शेर को पसंद करने की अब मेरी आ चुकी है सिचुएशन के शेर को देखकर किया जाता है ज्यादा फैसला शोरा की निस्बत। लेकिन अगर मैं कहूं कि जी कुछ शोरा बहुत आउटस्टैंड करते हैं और वो उनको मैं बतौर शायर भी कहूंगी कि मैं पसंद करती हूँ, तो उनमें शाहीन अब्बास साहब मुझे टॉप ऑफ द लिस्ट लगते हैं। उसके अलावा कई हैं, बहुत ज्यादा हैं। इज़हारुल हक साहब का अपना असलूब है, वो मुझे बहुत पसंद आता है। इसके अलावा शाहिद माकली साहब मुझे बहुत पसंद हैं। गुजरे शोरा में जमाल एहसानी साहब की बहुत ज्यादा असलूब मुझे पसंद है। दौरे हाजिर में और बहुत से हैं, काशिफ हुसैन गायर साहब, जुल्फकार आदिल साहब, शाहिद जकी साहब, शाहिद माकली साहब, मतलब आप नाम कबीर अतर साहब नाम लेते रहे तो मैं मतलब इतने ज्यादा हैं कि बहुत से मिस भी हो जाएंगे उसमें से। अब्बास ताबिश साहब का जो गजल का तगज़ुल है वो इतना खूबसूरत है। शकील जाजिब साहब हैं, बहुत से हम असर, मतलब आप ये कह दीजिए कि मैं अपने हम असर शोरा में से तो मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं कि वो आपको सुनकर अच्छा लगता है। उनको आपको शायरी की तहरीक वहां से मिलती है कि इस तरह मिसरा कहना चाहिए जैसे ये शोरा कह रहे हैं, तो लर्निंग बहुत ज्यादा उनसे मिलती है। कुछ की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि उनसे आप और बहुत सी चीजें नशिस्तों बर्खास्त अपनी देखते हैं और लर्निंग करते हैं। ज़ियाउल हसन साहब हैं, अमीदा आपी हैं, मतलब ये लोग आई शुड से कि वाकई इंस्पिरेशनल हैं। इनसे मुलाकात के बाद लगता है कि वाकई कुछ सीखा है, कुछ देखा है। शबीर हसन बहुत अच्छे शायर है। एक ट्रेंड साइमा जी बहुत ज्यादा अब चल पड़ा है और पहले भी था। पहले ये था कि जो गाने प्रोड्यूस करते थे सिंगर्स, वो बहुत दफा शायरी खुद ही कर लेते हैं और वो अपनी ही लिखी हुई चीजों को गा के और वो ऑडियंसेस को प्रेजेंट कर देते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में देखें तो प्योरली जो शायर तबका है उसको उस तरीके से सॉन्ग राइटिंग के अंदर कोई शोहरत या उस तरीके से उनका कमाल उधर नजर नहीं आया। और अब ये ट्रेंड हो गया है कि क्योंकि ज्यादा जो है वो एम्फेसिस एहसासात के ऊपर आ जाता है और जो आर्ट ऑफ पोएट्री है उसको उतना ज्यादा जो है वो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, और फेसबुक है और सोशल मीडिया है, तो इसकी वजह से आपके पास बहुत से लोग ऐसे आ गए जो अपने आप को वो नाम नेहाद शायर हैं और वो नई नई तकरीबात कर रहे हैं शायरी के अंदर। तो इस सारे को देखते हुए फेसबुक पे फॉर एग्जांपल हमारी एक एक्ट्रेस है यात्रा रिजवी साहिबा, मैं गजम कहती हूँ। तो ये सब देखने के बाद आपको नहीं लगता कि जो हमारे सीनियर शोरा हैं वो किसी ना किसी तरीके से क्वालिटी चेक रख सकते हैं अगर वो फेसबुक के ऊपर ही स्नैप कर दें लोगों को? असल में सोशल मीडिया इस कदर एक आई शुड से कि जिस तरह से उसने इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया है उसी तरह डिसइंफॉर्मेशन को भी स्प्रेड किया है। वो एक इस किस्म का मॉन्स्टर बन गया है कि वो मेरे ख्याल है किसी के भी काबू में एज सच नहीं है। और इस सोशल मीडिया का जाहिर है बहुत फायदा भी है, लेकिन नुकसान इसका ज्यादा बड़ा ये है कि इसने ब्लर कर दी है हर चीज। यानी कि वो जो एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता था कि अच्छे बुरे में एक कोई उसकी पहचान होती थी, किसी तरफ लोग उसके तरफदार होते थे अच्छी चीज के, उस तरह से नहीं है। बुरी चीज पे भी उतनी वाह वाह दादो तहसीन हो रही है, अच्छी पे भी हो रही है। कारी को पता कुछ चल नहीं रहा, और कारी जो हमारा आज का कारी है उसकी सारी रिलायंस भी सोशल मीडिया पे है। उसको उस तरह से जाहिर है उसकी तरबियत भी नहीं हो रही कि वो प्रॉपरली अच्छी चीज को बुरी चीज के साथ थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट कर सके। अक्सर मैंने देखा है इस किस्म के फनकार या गुलूकार या लोग हैं कि वजन का भी पता नहीं है, बैर का भी पता नहीं है, और दो दो चीजें जोड़ जोड़ के उनका ख्याल है कि वो शेर कह रहे हैं या गजम कह रहे हैं, जो भी मतलब वो कर रहे हैं। तो और फिर चूंकि उनकी फैन फॉलोइंग है, फिर सोशल मीडिया में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसके पीछे जितने फॉलोअर्स हैं
उसको लाया जाए, कमर्शियलिज्म का एक मसला है, तो वो कई दफा संजीदा मुशायरों में भी ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है कि जी चूंकि इसके टिकटॉक पे इतने फैन हैं और चूंकि इसके फेसबुक पे इतने फैन हैं या फलाने जगह इतने फॉलोअर्स हैं तो हमारी जो है रेटिंग बढ़ जाएगी। तो वो मसला सारा जब आपका एक चीज की क्वालिटी से हटके उसकी रेटिंग पे आ जाए तो फिर वो शायरी के साथ भी वही सलूक हो रहा है, हमारे टीवी के ड्रामों के साथ भी वही सलूक हो रहा है, हमारे मॉर्निंग शोज के साथ भी वही सलूक हो रहा है, हमारे न्यूज बुलेटिन के साथ भी वही कुछ हो रहा है। मतलब संजीदा बात होती है लेकिन सारी बात जो है वो आके रेटिंग के ऊपर उसकी हो रही होती है। तो इट हैज कॉज्ड अ ग्रेट कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ जाहिर न्यू जनरेशन कि बिल्कुल उनके लिए तमीज करना मुश्किल हो गया है कि असल शेर क्या है और इस किस्म की चीज जो है वो भी पेश हो रही है और उसी तरह कबूल हो रही है। तो इट इज अनफॉर्चुनेट। मेरा ये ख्याल है कि सीनियर्स का इसमें रोल जरूर हो सकता है, खामोशी या मसलहत की जरूरत नहीं है। अगर वो कहीं अपनी इनपुट दें और अपनी तफसीली राय दें चीजों के ऊपर तो वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैटर तो करती है और लोग उसको सुनते भी। अच्छा, इसी से लिंक करते हुए अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई जहां पे एक शायर ने मजमे से ये कहा कि अगर मैं पढ़ के यहाँ से चला जाऊं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे जो सीनियर शोरा बैठे हैं आप उनको सुन के जाइएगा, आप उन्हें सुने बगैर मत जाइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है वो जिस तरीके से वोटिंग करती है, नारेबाजी करती है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये मोहब्बत जो आप मुझे देते हैं ये मोहब्बत तो मेरी कमाई हुई है, लेकिन जब मैं यहाँ से पढ़ के जाऊं तो आप अपने सीनियर शोरा को जो कि साहिब सदारत भी उसमें शामिल है उनको सुन के जाइएगा। मेरा सवाल ये है कि आपको ये नहीं लगता कि अगर इस मौके पे साहिब सदारत और उनके साथ के सीनियर शोरा वॉकआउट कर जाते तो खबर ये ना बनती जो मैं आपसे जिसका जिक्र कर रहा हूँ, खबर ये बनती कि वो सीनियर शायर एक मुशायरे से वॉकआउट कर गए क्योंकि उस मुशायरे में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया और इन शोरा को तो सारी जिंदगी हो गई शेर पढ़ते हुए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सीनियर्स अभी भी मुशायरे की रवायत को बरकरार रखने के लिए वो स्टेप्स नहीं लेते जो उनको लेने चाहिए? अगर फहरिस्त पसंद नहीं आ रही, अगर फहरिस्त के अंदर लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मुशायरे के हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो क्या हमारे सीनियर शोरा अब वो वक्त नहीं आ गया कि उनको उस मुशायरे से लाताल्लुकी ले लेनी चाहिए, वॉकआउट कर जाना चाहिए? इसके बारे में पहले तो मैं दाद के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि सीटी बजा के दी जाए, ताली बजा के दी जाए, उछल के दी जाए। यूईटी में बल्कि एक मुशायरे में मैं गई तो वहां एक नौजवान था जो कि शर्ट लहरा लहरा के अपने सर के ऊपर से दाद दे रहा था। तो मतलब मुझसे जाती तौर पे एक्चुअली आई एंजॉय ऑल काइंड ऑफ दिस ना, मुझे कोई इसमें इशू लगता नहीं है सच। अगर किसी का दाद देने का तरीका नामुनासिब, मतलब मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर सकती कि नामुनासिब है या मुनासिब है। जाहिर है वो मुशायरे की रिवायत की आपने बात की तो वो तो किसी जमाने में फर्शी भी होता था, शमा भी आगे रखी जाती थी लोगों के और काफी कुछ हुआ करता था। जाहिर है जो अब नहीं होता तो रिवायत भी बदलती है वक्त के साथ साथ। मेरा तो ख्याल है कि दाद अगर कोई दे रहा है और वो जेन्युइन दाद दे रहा है, हुल्लड़बाजी नहीं कर रहा अगर, तो फिर उसमें ऐसी हमें कदगन लगानी नहीं चाहिए कि जी आप सिर्फ वाह वाह कह सकते हैं और ताली नहीं बजा सकते और सिर्फ ताली बजा सकते हैं और फलान नहीं कर सकते। एक तो ये दाद के बारे में हमारा इस तरह से रवैया खत्म होना चाहिए अनलेस के वी आर वेरी श्योर कि हुल्लड़बाजी ही हो रही है और बदतमीजी वहां पे बाकायदा हो रही है, उस पे जाहिर है हमें अपना एक्शन या रिएक्शन देना चाहिए। दूसरी फिर वही बात आ जाती है कि मुशायरे जो हैं आजकल भी स्पॉन्सरशिप के जो उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है कि वो भी जाहिर है इवेंट मैनेजर्स या बड़े स्पॉन्सर्स जो हैं वो बड़े बड़े मुशायरों का इनकाद करते हैं, उस तरह से वो उसमें पैसा लगाते हैं और उसी तरह से मेरा ख्याल है एजाजिया वगैरह भी शायरों को दिया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सीनियर शायर हैं, अब आप एक जगह कमिटमेंट करके पहुंचे हैं और इट वुड लुक बैड कि अगर वो वॉकआउट कर जाएं। जाहिर है ये असेंबली का सेशन तो नहीं है कि जिसमें से वो वॉकआउट कर सकते हैं। वो एक अगर कमिटमेंट दे के आए हैं कि मैंने इस मुशायरे में शिरकत करनी है तो वो जाहिर है शरीक होंगे। लेकिन अगर किसी भी शायर का रवैया नामुनासिब था और उसने कोई नामुनासिब बात की तो उसके बारे में जरूर बात की जा सकती है और माइक पर की जा सकती है ताकि सीनियर शायर का मौकफ भी सामने आए कि वो एक
शेरी महफिल के महासिन के बारे में क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं या उनकी राय क्या है, जैसे मुनासिब तरीके से एक मुशायरे को चलना चाहिए उसको वाकई ही उसी तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि कॉन्सर्ट में और मुशायरे में मेरा ख्याल है फर्क होना चाहिए एंड वो जरूरी है कि उसको मेंटेन किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि मुशायरे अब बायलिंगुअल होने के साथ साथ ट्राइलिंगुअल होने लग गए। हमने अंग्रेजी गजल भी सुनी जी 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 जश्न जॉन में। आपका क्या ख्याल है? पर्सनली मुझे ये लगता है कि पंजाबी और उर्दू मुशायरे अलग-अलग होते हैं। उसकी वजह ये है कि पंजाबी शायरी में जो लोच है और जो उसमें अल्फाज हैं और उनसे जिस किस्म की लय क्रिएट होती है वो खुद ही एक यूफोरिक किस्म का एक ऑरा क्रिएट कर देती है। और उर्दू शायरी जो है उसमें ख्याल जिस तरीके से पुख्ता होना चाहिए और वो जिस तरीके से फिर जाके आगे लोगों को छूता है, तो वो एक बिल्कुल फर्क चीज है। तो पहले तो सीरियस शोरा को सिर्फ जो मज़ाहिया शायर थे उनको बर्दाश्त करना पड़ता था, इन द सेंस कि उनके बाद पढ़ना मुश्किल हो जाता था। अब पंजाबी शोरा के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से जो आपकी ऑडियंस है वो एकदम से पंप हो चुकी होती है। आपको क्या लगता है कि ये मुशायरे अलग-अलग नहीं होने चाहिए? इसके बारे में मैं आपकी राय से काफी हद तक मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मज़ाहिया और संजीदा शायरों का भी मिक्स जो है ना वो कोई इतनी मुनासिब सूरत हाल नहीं रहती ऑडियंस के हिसाब से, क्योंकि जब ऑडियंस एक दफा मज़ाहिया वाले एनवायरनमेंट में या टोन में सेट हो चुकी होती है ऑडियंस की, तो उसके बाद एक अच्छा शायर आकर अगर पढ़ता है तो उसको उस तरह की तवज्जो मेरा ख्याल है नहीं हासिल होती, और ये नेचुरल है कि वो लोग हंसी मजाक के मूड में जा चुके होते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी कि अगर गजल चल रही है मुशायरे में तो नज़म वहां पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नज़म का भी एक अलग माहौल होता है और उसके हिसाब से ऑडियंस को अगर वहां मौजूद है तो नज़म पढ़ी जाए, वरना गजलिया मुशायरा है तो इट शुड ऑल ऑफ इट वो जो है वो गजल पे ही मुश्तमिल होना चाहिए। उसमें संजीदा मज़ाहिया मिक्स ना हो, उर्दू पंजाबी मिक्स ना हो, इंग्लिश पंजाबी में उर्दू मिक्स ना हो, इसको एक तसलसल से चलना चाहिए ताकि वो जो फिजा एक शुरू में कायम होती है वो मुशायरे के आखिर तक वही फिजा जो है वो कंटिन्यू करे। इस तरह सबको तवज्जो से भी सुना जाएगा। दूसरी एक और बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी वो ये है कि हम एक मुशायरे में 25-25, 30-30, 50-50 शोरा को मदऊ कर लेते हैं, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑडियंस इतनी एनर्जेटिक हो कि वो इतने शेर या इतने शोरा को सुन सके। तो उसमें भी एक बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट होती है। कुछ शोरा पढ़ कर चले गए हैं, ऑडियंस आधी उठ गई है, 25 बैठे हुए हैं करने के लिए, और वो जो सीनियर शोरा होते हैं उन पे या तो तवज्जो ऑडियंस की बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है या उनके लिए वक्त ही बहुत कम बच गया होता है और इख्तिसार का उनको कहा जा रहा होता है। इस चीज को भी मेरा ख्याल है देखने की हमें जरूरत है कि शोरा की तादाद और शोरा का चुनाव के एक सेट ऑफ शायर जो है वो एक तरह के मुशायरे में मौजूद हो, और उस आप बेशक मज़ाहिया मुशायरा अलग कर लें, पंजाबी मुशायरा अलग कर लें, तो वो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता है चीजों को मिक्स करने से। लेकिन इवेंचुअली वही बात है कि कमर्शियलिज्म की वजह से लोग कहते हैं थोड़ा पंजाबी का भी तड़का लग जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा मज़ाहिया शायर भी आ जाए तो बहुत बेहतर है। तो ऑडियंस के हिसाब से चूंकि हर चीज यहाँ तय हो रही होती है तो उसमें फिर सारी कंसिडरेशन सामने रख दी जा रही होती है। अच्छा, इससे पहले कि हम रैपिड फायर की तरफ चलें, एक रैपिड फायर सेगमेंट भी है। मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे एक तो ये इस बारे में बताएं कि मजमुआ कब आ रहा है, और प्रोफेशनली और बहैसियत शायर आप नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या प्लान्स हैं, या आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से अब आगे इवॉल्व करेंगी साइमा आफ्ताब साहिबा? देखिए, मजमूए के बारे में तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल में उसको मैं अपनी तरफ से एटलीस्ट फाइनल करके और प्रिंटिंग पब्लिशिंग के लिए दे दूं, क्योंकि काफी ज्यादा मैं इसके बारे में फिक्रमंद हूँ। मेरे अब्बू जब हयात थे वो भी बहुत फिक्रमंद थे कि आप कर लो कर लो कर लो, और इसी तरह वो चले गए। तो मुझे इस बात का भी बहुत कलक है कि उनकी जिंदगी में ये मजमुआ जो है वो नहीं आ सका। तो मेरी इंशाल्लाह इरादा तो है, अगरचे मैंने उसमें काम इतना ज्यादा नहीं किया है, लेकिन खुद मैं उसको कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरी तरफ से एक दफा फाइनल होके निकल सके। गजलों का इंतखाब ही उसमें मेजर होता है, थोड़ा सा मैं कंप्लीट करके तो सीनियर्स को, इजहारुल हक अंकल को दिखा के एक दफा मेरा दिल है कि उसको मैं इस साल में फाइनल कर दूं।
5 साल में जहां तक कैरियर की बात है, कैरियर तो देखिए एक लगा बंधा कैरियर होता है। अगर आप एक नौकरी चूज कर लेते हैं, उसमें कुछ सालों बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है, कुछ सालों बाद आपकी मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग्स हो जाती हैं। तो मैं अपने आप को प्रोफेशनली तो यही देख रही हूँ कि कस्टम्स में ही ज्यादातर मेरी सर्विसेज रहेंगी। महकमे से बाहर जाने का मेरा सच कोई इतना इरादा नहीं है। शायद मुझे लाहौर से निकलना पड़े और रिलोकेट होना पड़े इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि सीनियर पोजीशन ज्यादा वहां पर है एफबीआर की, जूनियर पोजीशन यहाँ इतनी होती नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा देर लाहौर में ठहरा जा सके। तो मे बी आई हैव टू मूव टू इस्लामाबाद एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज देयर। जहां तक शेरी सफर के हवाले से ताल्लुक है, तो मेरा सबसे बड़ी तो अचीवमेंट यही होगी कि मैं अपना ये वाला शेरी मजमुआ लाने में कामयाब हूँ, और आगे अल्लाह ताला अगर मुझे कोई मजीद सुखन की देता है तौफीक, तो इंशाल्लाह वो भी कंपाइल करके फिर मेरा इरादा होगा कि मैं इसको लेकर आगे चलूं। लेकिन शायरी के हवाले से मेरा ये एम्बिशन नहीं है जिंदगी में कि मैंने कोई बैनुल अक़वामी मुशायरे पढ़ने हैं और मैंने कोई हर जगह अपने नाम के डंके बजवाने हैं, और इस तरह के कोई मुझे फिलहाल ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज आ जाती है और वो मिल जाती है उस तरह से नेचुरली, तो फिर उसके लिए मेरे जाहिर है मैं आई एम ओपन टू दैट कि जी अल्लाह ताला मेरे लिए इस सफर में भी बरकत डाले, और जहां तक अल्लाह ताला इसमें मुझे पहुंचा सकते हैं तो आई विल बी हैप्पी। अब वक्त है हमारे एक छोटे सेगमेंट का जिसका नाम है रैपिड फायर, और इसमें कुछ सवालात होंगे, कुछ लोगों के नाम होंगे, कुछ चीजों के नाम होंगे, और मैं ये चाहूंगा कि जो पहला लफ्ज आपके जहन में आता है आप हमें वो इनायत करें। और चलिए कोशिश करते हैं कोई शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर, I should say not recommended. अच्छा, इसके बाद फरत बादशाह। फरत बादशाह साहब शायर अच्छे हैं अगर थोड़ा सा दूसरों पे हाथ वाला रख लें। अब्बास ताबिश। अब्बास ताबिश साहब बहुत मैग्नानिमस हैं, एंड मेरा ये ख्याल है कि अगर शायर हैं तो वो तो इस तरह का उनको होना चाहिए, एक खुले दिल का इंसान। जॉन एलिया। जॉन एलिया बतौर शायर तो मेरे आई शुड से कि बहुत मैं पसंद करती हूँ उनको, बतौर पर्सन मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई तो, लेकिन जॉन एलिया ने गजल को इम्पैक्ट किया है, नौजवानों को इम्पैक्ट किया, ही इज इम्पैक्टफुल। और अली ज़रियून। अली ज़रियून बहुत स्वीट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अली ज़रियून, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, इज वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम। जवाद शेख। जवाद शेख बहुत अच्छा और स्वीट बंदा है और बहुत ही जेन्युइन शायर है, और उसकी तबीयत भी शायरों जैसी है, उसमें मतलब ही इज द स्वीटेस्ट। फरीहा नकवी। फरीहा नकवी बहुत ही प्यारी, बहुत हिसास और जज्बाती, और अब तो कस्टम्स में जाहिर है वो मेरे साथ है, तो आई विश हर वेल। प्यारी लड़की है। तहजीब हाफी। तहजीब हाफी, तहजीब हाफी आई शुड से कि तहजीब हाफी जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन शायर है, जेन्युइन बंदा है। उसने शायरों की जो है आई शुड से कि एक दफा दोबारा नई नस्ल से कनेक्ट करवाया है इस सारी शेर व शायरी के सिलसिले को, और उसको उस तरह से कमर्शियल भी किया है शायरों की एजाजिये के हिसाब से और उनकी एक सोशल स्टैंडिंग के हिसाब से उसने बेहतर काम किया है। और नदीम भाभा। नदीम भाभा साहब बहुत अच्छे सूफी शायर हैं, मुझे तो हमेशा उनसे प्यार मोहब्बत और शफकत बहुत मिली है, उनको मैंने हमेशा अच्छा पाया। और सबसे आखिर में बट नॉट द लीस्ट रहमान फारिस। रहमान फारिस शायर बहुत अच्छा है, नज़में गजलें दोनों का शायर बहुत अच्छा है,
और मेरे साथ कॉलीग भी रहा है, तो इसलिए आई वुड से कि रहमान फारिस इज गुड, बड़े लेकिन नॉट, आई वुड नॉट से, हाँ उस तरह से मैं ये नहीं कह सकती कि जी मेरे फेवरेट हैं वो शायर, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि वो अच्छी शायरी करते हैं, नज़्म की, गजल की, और अच्छा अपने आप को वो लेकर चल रहे हैं। गुड। बड़ी पॉजिटिवली जवाब दे के आप गुजर गई यहाँ से। मैं यही आपको बताना चाह रही थी एक्चुअली कि मेरे लिए तो हर एक में इंस्पिरेशन का कोई ना कोई आंसर मौजूद है। और दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि जिंदगी में अगर हम लोगों की पॉजिटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें तो उनकी मनफी चीजों से अगर हम दरगुजर कर सकें, इग्नोर कर सकें, उन पे पर्दा डाल सकें, अनलेस कि वो बहुत ही ग्लेरिंग ना हो या दूसरों के लिए हार्मफुल ना हो, तो फिर ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि आपने देखिए अपनी इंस्पिरेशन की, अपनी लर्निंग की चीज निकालनी है। किसी भी बंदे के अंदर से आपने अपना देखना है कि मेरे लिए क्या लेसन है, इस शख्स के अंदर ऐसी एक खूबी है कि जो मैं भी कर सकती हूँ, अपना सकती हूँ, या उसमें उसको एटलीस्ट एडमायर कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के सफर में, बजाय इसके कि कंट्रोवर्शियल बातें हम दूसरों के बारे में करते भी रहें, सोचते भी रहें, फैलाते भी रहें। अच्छा, इसी के अंदर हम एक और सेगमेंट करेंगे जिसमें यस, नो एंड डोंट केयर। तो आपको हाँ, बिल्कुल 3 नाम देंगे और आपने यस, नो और डोंट केयर से उसका जवाब देना है। जी जी। तो शकील जाजिब, यस, हमीदा शाहीन, बिग यस, और फरत अब्बास शाह। डोंट केयर। अच्छा, और फिर इसके बाद जी शाहीन अब्बास, बिग यस, अब्बास ताबिश, यस, और नदीम भाभा। यस। ये सारे यस नहीं हो सकते, सो हम 3 नाम देंगे, आपने इन 3 नामों में अब आप कोई एक ऐसा नाम लाइए भी ना कि जिसमें मैं नो कह सकूं, कि नो कहूं मैं नो। निस्बतन नो और निस्बतन डोंट केयर कर देना, बिकॉज चले वरना तो ये सारे यस होते जाएंगे। चलिए, वरना तो सारे यस होते जाएंगे। नहीं मैंने देखिए एक डोंट केयर किया है बीच। चले यहाँ पे एक मुश्किल टाई देते हैं। सज्जाद बलोच, अंबरीन सलाहुद्दीन। हाँ, ये तो टफ टाई आ गया ना। हाँ, और दोनों चाहिए मुझे। इसमें तो दोनों चाहिए। टफ आ गया। और तीसरा फरीहा नकवी। यस, फरीहा नकवी। तो वो नो, सज्जाद बलोच नो। नहीं, सज्जाद बलोच भी ऐसे आप कोई नाम लाए नो वाले। आपको कोई 2-4 बताऊं, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, चले अगले 3 नाम। जीए नजम। यस, स्लाइटली यस। वकास अजीज। नो। और तीसरा नाम मंसूर आफाक। यस। और आखिरी 3 नाम जो आपके लिए, उसमें एहसानुल हक मजहर। डोंट केयर। ठीक हो गया। और इसके बाद जी नजीर कैसर। यस। और जफर इकबाल बस आई शुड से कि डोंट केयर वाला मामला मेरा बन जाता है उनका भी। बहुत लुत्फ आया साइमा जी, आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत ही जबरदस्त रहा। मैंने कहा कि मैं पर्सनली एसोसिएट करता हूँ आपकी पर्सनालिटी से, इसलिए क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम में कॉमन है। हमारे पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, शेर कहते हैं, हम शेर कहते हैं। मैं खुद सिविल सर्विसेज 2010 में मैंने क्लियर कर लिया था एग्जाम, उसके बाद टीचिंग में आ गया इधर। तो ये जॉब और फिर सरकारी मुलाजमत भी, और फिर उसके बाद ये वाला शायरी का काम,
और फिर जी। एक बहुत बड़े नाम के साथ एसोसिएट रहना, ये सारे जो हाँ मामलात जी। हैं ये आपके और मेरे कॉमन है, तो मेरे लिए ये इंटरव्यू बेशक। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मजेदार रहा। और आपकी नहीं, मुझे आपके भी बहुत लुत्फ पाकिस्तान आया, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते जिसमें मैं ज्यादा नो और डोंट केयर वाला ऑप्शन भी यूज कर सकती। असल में चलिए, फिर भी असल एक में आध बात दो यह यूज है हो कि गए, दैट इज गुड। हाँ, असल में बात यह है कि आई वांटेड टू कीप इट, बात भी उन लोगों के बारे में करें ना जो रेलेवेंट है। हाँ जी, अदरवाइज तो सही आपको है। पता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ जंक अराउंड, तो उनके बारे में जी क्या बात बिल्कुल की जाए। ऐसे ही है, So ऐसे I ही है, just wanted ऐसे to ही। keep it non-controversial. अभी भी जाहिर है कि I just हाँ, hinted ये सबसे बड़ा at इशू people होता and है। their names. इश्यूज को खोल खोल के डिस्कस करें तो फिर वो तो आपको पता है मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है। जी बेशक। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके मैं इनवाइट उम्मीद का करता बहुत हूँ कि शुक्रिया। मजमुआ जल्दी आएगा। आप बहुत खूबसूरत शायरा हैं, और बहुत इससे पहले शुक्रिया। कि हम जाएं मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को का इख्तिताम हम आपके कलाम पे करें, तो कुछ अता हो। जी, मैं आपको 2-3 शेर बस मेरा ख्याल है सुना देती हूँ कि कश्ती का हो दरिया वारिस, जब पतवार मोहब्बत है, आप किनारे ढूंढ रहे हैं और मंझधार मोहब्बत है। मिलना है तो अर्जो समा की हर बंदिश ठुकरा के मिल, पिंजरा पिंजरे से टकराना ये क्या यार मोहब्बत है। जिसने मन चाहे फूलों की खुशबू चोरी करनी हो, जिसने मन चाहे फूलों की खुशबू चोरी करनी हो, उस भंवरे को क्या समझाऊं ये इनकार मोहब्बत है। हाँ, और छोड़ दिया पिंजरे से बाहर, पहरा देना छोड़ दिया, मन पंछी को चिंता कैसी, पालनहार मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। और कुछ अता हो। रायगानी की मद में रहना पड़ा, नागहानी की जद में रहना पड़ा, बागे जन्नत में सब बराबर थे, पर यहां नेको बद में रहना पड़ा। अव्वलन टूटकर मोहब्बत की, फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा, और इस ताल्लुक का नाम क्या रखूं, एक खुशी एक हसद में रहना पड़ा। 2-3 शेर मैं और सुना देती हूँ कि लड़खड़ाकर संभल रहे हैं हम, यानी रास्ता बदल रहे हैं हम। क्या कहें फासले पे बैठे हुए, क्या कहें फासले पे बैठे हुए, एक कलाओं में जल रहे हैं हम। मिसले गर्दो गुबारे राह सही, मिसले गर्दो गुबारे राह सही, देखिए साथ चल रहे हैं हम। वाह वाह वाह। और दस्तयाबी की मत अजियत पूछ, दस्तयाबी की मत अजियत पूछ, कफ़े अफसोस मल रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। बहुत लुत्फ आया साइमा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का। और मैं अपने नाजरीन से इजाजत चाहूंगा। अदब के साथ के सीजन 2 के इस एपिसोड में हमारे साथ साइमा आफ्ताब साहिबा थी। आप लोगों ने इनकी हमाजहत शख्सियत के हर पहलू में से गुफ्तगू सुनी, और आप मेरे साथ इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि ये एक इंतहाई मल्टी टैलेंटेड खातून है, और इनकी शायरी के तो हम गर्विदा हैं ही, इनकी पर्सनैलिटी भी आज खुल के हमारे सामने आई, और इतनी शाइस्ता, इतनी पुरकशिश अंदाज़े गुफ्तगू, और मैं इनका बेहद ममनून हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। खुदा हाफिज।